सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। पढ़ रहे हैं हम लोग लैंड यूटिलाइजेशन की। तो लैंड को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं और उसका पैटर्न इंडिया में कैसा है, इन टॉपिक को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे लैंड का यूटिलाइजेशन होता है, फॉरेस्ट के फॉर्म में, फैलो लैंड के बारे में, करंट फैलो के बारे में, आपका अदर देन करंट फैलोज के बारे में, और भी तमाम फॉर्म में हम जो लैंड को यूटिलाइज होते हुए देख रहे थे। लेकिन अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसके पैटर्न को हम देखेंगे। लेकिन एक बात हम आपसे ये बताना चाहें कि जो लैंड यूज का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं दो प्रमुख फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और वो दोनों फैक्टर्स क्या क्या हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला आपका फिजिकल फैक्टर। पहला क्या होता है, होना चाहिए, होता भी है फिजिकल फैक्टर। यानी कि फिजिकल फैक्टर की कहीं कहीं अफेक्टेड करता है लैंड यूज पैटर्न को, कि वहाँ पे लैंड का यूज कैसे होगा। दूसरा चीज ह्यूमन फैक्टर, या दूसरा जो फैक्टर जो अफेक्ट करता है लैंड यूज पैटर्न को वो है ह्यूमन फैक्टर। यानी ये दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं कि लैंड यूज पैटर्न किसी देश में किसी जगह पर कैसा रहेगा। अब ये फिजिकल फैक्टर क्या है और ह्यूमन फैक्टर क्या है, इन दोनों की थोड़ा सा हम बात समझ लेते हैं। कि अगर हम फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं, जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप, ये तीनों पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, फिजिकल फैक्टर, जिन पे लैंड यूज पैटर्न डिपेंड करता है किसी जगह पे। मान लीजिए अगर ये पूरा वर्ल्ड है और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, इसकी जो टोपोग्राफी की बात करते हैं तो स्थलाकृति जिसको बोलते हैं, तो ऊपर का जो पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है जहाँ पे अंटार्कटिका एग्जिस्ट किया करती है, तो यहाँ पे आप बताइए क्या लैंड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सट्रीम वेदर हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ठंडी देखने को मिलती है। वहीं पर इसके बीचों बीच अगर बात करें, जिसको हम लोग जो है भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, यहाँ पे अत्यधिक बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे लैंड यूज पैटर्न थोड़ा अलग है, कम यूज होता है, क्योंकि भाई वैसा वहाँ पे टोपोग्राफी है। साथ ही साथ वहाँ की ऐसे क्लाइमेट है, वहाँ ऐसी सॉइल टाइप है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल फैक्टर में टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वहाँ का लैंड यूज पैटर्न कैसा रहेगा। तो आप, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वहीं पर अगर ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो जैसे कि पॉपुलेशन की डेंसिटी, वहाँ पे जैसे मान लीजिए भारत की ही बात कर लें, किसी भी देश की बात कर लें, कि अगर वहाँ पे जनसंख्या ही नहीं है, किसी भी देश में मान लीजिए जहाँ पे जनसंख्या ही ना हो, तो वहाँ का लैंड यूज पैटर्न कैसा रहेगा, आप सोच सकते हैं। वहाँ की जो है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एक्सेस हो रहा है कि नहीं, टेक्नोलॉजी है कि नहीं। तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो फिर वहाँ पे लैंड यूज पैटर्न वहाँ का भी थोड़ा अलग रहेगा। वहीं पे साथ ही साथ कल्चरल और जो ट्रेडिशन, जो कल्चर और ट्रेडिशन रहते हैं, इस बात पे भी ये कहीं ना कहीं निर्भर होता है क्या, कि वहाँ का लैंड यूज पैटर्न कैसा रहेगा, कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है। तो आई होप बस इतना आपको समझना है कि जो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय द फिजिकल फैक्टर एंड द ह्यूमन फैक्टर। ये दोनों फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हर जगह का, किसी भी देश का जो लैंड यूज पैटर्न होगा वो कैसा होगा। दूसरी चीज, अगर बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की, तो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है कि पूरी जो टोटल 100% हमारा जो एरिया है, उस 100% में टोटल 100% का हमारे पास डेटा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ लगभग अगर बात की जाए, जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, इस 100% जो आप पूरी जमीन जो जोग्राफिकल सिस्टम ऑफ इंडिया देख रहे हैं, इसमें सिर्फ 93% का ही डेटा अवेलेबल है हमारे पास। बाकी 7% का डेटा मतलब है, प्रॉपर डेटा नहीं है। यहाँ पे 93% का प्रॉपर डेटा, कि मिट्टी कैसी है, फसल कौन सी हो सकती है, कितना होता है, मिट्टी का क्या प्रारूप है, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन 7% जो डेटा है वो हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है। इसके पीछे कारण भी है। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीओके है, यहाँ पे अक्साई चीन, ये दोनों क्षेत्र थोड़ा सा विवादित क्षेत्र हैं। वहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न जो क्षेत्र है, वहाँ पे भी कुछ रीजन ऐसे हैं जो विवादित हैं। यानी कि ये तीनों क्षेत्र की अगर बात कर दें तो ये तीनों क्षेत्र में मतलब कि 7% इसको हटा दिया जाए तो बाकी जो क्षेत्र है इंडिया का, उस 93%, 93% का डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि वहाँ का लैंड यूज पैटर्न कैसा है, वहाँ पे कौन सी फसलें होती हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं, क्या कैसे मतलब कि हमें रिसोर्स मिलता है। यानी कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हो तो सबसे पहले ये चीज़ जानिए कि भारत का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है,
टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 32,08,000 किलोमीटर, 32,08,000 वर्ग किलोमीटर भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इस पूरे एरिया में से जो डेटा अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 93% का ही डेटा अवेलेबल है, यानी 93% का डेटा हमारे पास है, बाकी 7% का डेटा हमारे पास प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्टिंग है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ये जो डेटा है मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे इसमें असम को थोड़ा छोड़, वहाँ पे मामला हल हो चुका है, तो असम को छोड़ के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो गए, वहीं पे आपके जो है जम्मू और कश्मीर हो गए, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र हो गए, और जिसमें पीओके वाला मामला हमने बताया। साथ ही साथ चाइना आल्सो नॉट बीइंग सर्वेड, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर जिसमें कि अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है, यानी ये तीनों क्षेत्र को थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो 7% इनका डेटा प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है, वहीं पे 93% डेटा हमारे पास देखने को मिल जाता है। इसके बाद जब आप जो है एनसीईआरटी बुक ओपन करते हैं तो ये आपको एक जो है पाई चार्ट देखने को मिलता है। इस पाई चार्ट में लैंड यूज पैटर्न को थोड़ा सा उसी कैटेगरी को जो है कैटेगराइज किया गया है। डेटा है 1960 से 61 का एक डेटा है, और एक डेटा आपका 2019 से 20 यानी लेटेस्ट डेटा है। आपके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी तो 14 से 15 का डेटा दिखा रहा होगा। तो यानी कि इसमें भी आपको 2-3 चीज़ें, मतलब ये डेटा आपको याद नहीं करना है बहुत ज़्यादा, वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप नज़र रहे कि हाँ कैसे डेटा वेरी कर रहा है। जैसे कि अगर बात करें ये इस क्षेत्र की, इस पर डेटा आपका 18.11% दिखा रहा है, और ये क्या है? फॉरेस्ट। यानी 1960 से 1961 के बीच में जो भारत का जो लैंड यूज पैटर्न है जिसमें कि फॉरेस्ट वाले एरिया थे वो आपके 18.11% थे। वहीं पे 2019-20 का अगर डेटा देखा जाए तो ये डेटा लगभग आपका फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वो आपका 23.41%, मतलब कि डेटा क्या हुआ है यहाँ से वेरी किया है, इंक्रीज हुआ है, लगभग क्या 5% जो है इंक्रीज हुआ है। खुश होना चाहिए हमें, क्योंकि भाई फॉरेस्ट की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। लेकिन मामला आपको ये समझना पड़ेगा कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 की, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1952 की है, उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट आर इन द कंट्रीज इज फॉर लोअर देन द डिजायर्ड 33% of the total geographical area as it was outlined in the national forest policy। यानी नेशनल जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके थ्रू किसी भी देश में जो टोटल लैंड्स हैं उसका 33% एरिया फॉरेस्ट का होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ जो मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। और कुछ ऐसी जनजातियां होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जो इन्हीं जंगलों के आसपास रहते हैं, इनकी आजीविका इन्हीं जंगलों पर ही निर्भर करती है। तो इन दोनों चीज़ों को मेंटेनेंस के लिए, बैलेंस के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस और ये जो चीज़ें हैं हमने पढ़ा कि कुछ लोग जो हैं जिनका लाइवलीहुड जो है उन्हीं जंगलों पे ही निर्भर करता है। इसके लिए हर देश में नेशनल मतलब देश की बात, अपने देश की हम बात कर रहे हैं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के थ्रू जो कि 1952 में आई थी, उसके थ्रू देश में टोटल 33% टोटल वन होने चाहिए। टोटल जंगल आपके पेड़ पौधे वाले क्षेत्र, मतलब कि बोल सकते हैं जंगल होने चाहिए, लगभग 33% ऑफ द टोटल एरिया। लेकिन जो डेटा दिखा रहा है वो आपका 23% दिखा रहा है, यानी कि बढ़ा है, लेकिन अभी और ज़रूरत है। 33 के में ज़रूरत है और 23 है अभी लेटेस्ट डेटा के थ्रू। दूसरा चीज़ क्या है, ये एरिया आप देखा जाए तो ये एरिया आपका है बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। ये क्या है? बैरन लैंड है। पहले कितना था? 1960 से 61 के बीच में लगभग अप्रॉक्सीमेट 12.01%। और वहीं पर जो 19-20 का जो डेटा है वो बैरन लैंड 12 से डिक्रीज हो कितना हो गई? 5, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलता है। यानी पहले जो वेस्ट लैंड थी अनकल्चरेबल थी लगभग 12%, अब जो है उसका डेटा डिक्लाइन होकर 5.40 हो गया है। ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये आपका जो है नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज के लिए क्षेत्र है। और ये क्या है? ये भी आपका वही है। ये जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज के लिए जो लैंड पहले क्या थे? लगभग 4.95 थे, यानी कि लगभग 5% थे, वो बढ़ के लगभग 9.06% आपके हो चुके हैं। यानी कि एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, यानी खेती के अलावा जो क्षेत्र यूज होते थे वो पहले कितने थे? 4.95, यानी सिर्फ 5% जो खेती के अलावा क्षेत्र यूज हुआ करते थे। अब वो
चीज़ जो है बढ़ के कितना परसेंट, लगभग 9.06% हो गई। यानी कि अब जो है नॉन एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो उसका यूज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनसंख्या, हर चीज़ बढ़ रही है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लैंड का भाई क्या हो रहा है, अधिग्रहण हो रहा है। लैंड पे तमाम रोड बन रहे हैं, तमाम पुल बन रहे हैं, तमाम जो है बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से नॉन एग्रीकल्चरल लैंड भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जो पहले नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 4.95% थे, वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड अब बढ़ के 9.06% हो चुके हैं। तो अप्रॉक्सीमेट इसी तरीके से आप पूरे डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज हम ये समझ चुके हैं कि द लैंड अंडर द परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज, चारागाह वाला भी मामला क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। दूसरी चीज आपको जो समझना है कि नेट सोन एरिया, क्या समझना है, नेट सोन एरिया क्या है, कि जो नेट सोन एरिया है वो हर स्टेट की, इंडिया की बात करें तो हर स्टेट की जो नेट सोन एरिया जिसको एनएसए बोलते हैं वो वेरी करती है। जैसे कि जो नेट सोन एरिया पंजाब और हरियाणा की है, लगभग कितनी परसेंट है, 80% है। कितनी परसेंट है, 80%। यानी इन क्षेत्रों में नेट सोन एरिया क्या होते हैं, मतलब कि हर साल फसल उगाने वाली बात, 80% क्षेत्रों में खेती लगातार होती है। किस क्षेत्र में, पंजाब और हरियाणा वाले में। वहीं पे कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, इन सभी पे नेट सोन एरिया कितना परसेंट है, 10% है। यानी भारत के अलग अलग राज्यों में जो नेट सोन एरिया है वो भी आपका वेरी करता है। ये चीज़ हमने इसमें देख लिया। यानी हम पढ़ रहे हैं लैंड यूज पैटर्न, डेटा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप जानते रहिए सारी चीज़ों को। दूसरी चीज, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33%, जिसको हमने जाना है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के थ्रू, जो कि 1952 में आई थी, इसके थ्रू देश में लगभग 33% जंगल होने ही चाहिए, क्योंकि उसके पीछे ये कारण है, इकोलॉजिकल बैलेंस, और जो कम्युनिटी जंगल के आसपास रहती है, जंगल पे जिनकी लाइवलीहुड डिपेंड रहती है, उन लोगों को मेंटेन रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया टोटल कि लैंड यूज पैटर्न इंडिया का कैसा है और किस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन भारत में होता है। तो टोटल इस कॉन्सेप्ट को आपको तैयार करना है। यहाँ से आपको लैंड यूटिलाइजेशन समझना है, कैसे किन किन रूपों में होती है और क्या उसका जो है रेशियो किस तरीके से पैटर्न बढ़ा है, बदला है, चेंज हुआ है इस पाई चार्ट के थ्रू। तो इसके बाद अब जो पढ़ेंगे तमाम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड डिग्रेड भी हो रही है, उसको हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। किस प्रकार से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है और उसको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में पिन करिए कि हम लोग ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ें कि ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर पढ़ें, या फिर रिवीजन किया जाए या फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन लाया जाए सभी चैप्टर्स का, पावर शेयरिंग का, फेडरलिज्म का, जेंडर रीजन कास्ट का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का, नेशनलिज्म इन यूरोप का, नेशनलिज्म इन इंडिया का, या जो भी चैप्टर्स है या ज्योग्राफी का। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में पिन करें, जिससे थोड़ा सा हमको हेल्प मिलेगी कि हम अगले सेशन में इस पूरे चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम क्या जो है कंटेंट जो है उपलब्ध कराएं। सो थैंक यू एवरीवन, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराते रहिए और इस चैनल को दबा के शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।